गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा मैंने आपको अभी चैप्टर नंबर 3 में दो टॉपिक बताए हैं। एक तो मैंने बताया है दूरी और एक मैंने बताया है विस्थापन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और क्या टॉपिक? चाल कि चाल होती क्या है। क्लियर? तो किसी भी वस्तु के द्वारा अथवा कण के द्वारा एकांक समय में कितनी दूरी तय करता है। कोई भी वस्तु अथवा कोई भी कण एकांक समय में कितनी दूरी तय करता है, बेटा क्या कहलाती है? चाल। अर्थात डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ध्यान से सुनना बेटा, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। तो इस डेफिनेशन से फॉर्मूला बनेगा कि चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। तो चाल इक्वल टू क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। ये क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। ध्यान रखना, जब भी एकांक समय आए कहीं पे भी, यदि एकांक समय आए इसका मतलब समय कहाँ आता है? नीचे। क्लियर? एकांक समय का मतलब होता है दर। तो दर का मतलब क्या होता है कि समय खाएगा नीचे। तो किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है बेटा? चाल कहलाती है। तो चाल इक्वल टू आपके पास आ गया दूरी बटे समय। यदि मैं इसके, अच्छा यहां से पता चल रहा है कि दूरी पढ़ चुके हैं हम कि दूरी क्या होती है? अदिश राशि, और समय भी क्या होता है? अदिश राशि होती है। तो कुल मिला के चाल क्या आ गया आपके पास में? चाल क्या होती है? चाल एक अदिश राशि है। क्लियर बेटा? तो चाल क्या आ गया आपके पास में? एक अदिश राशि आ गई। यदि मैं इसकी मात्रक की बात करूं कि चाल का मात्रक क्या होगा, तो देखो बेटा चाल का मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर। और जबकि समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। किसमें? एसआई में। एसआई पद्धति मैंने बताई थी आपको। तो एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड। क्लियर? क्योंकि दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो कुल मिला के आपके पास क्या आ गया कि चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड। यदि मैं इसकी बात करूं इसकी विमा की, तो बेटा इसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी, देखो दूरी की विमा होती है L1। क्लियर? और समय का क्या होता है विमा? T1। अब T1 को यदि मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं L1 और T-1। क्लियर? तो आपके पास में दूरी, सॉरी, चाल की बीमा क्या आ गई आपके पास में? L1 T-1। तो बेटा चाल की बीमा क्या होती है? L1 T-1। मात्रक क्या होता है इसका? मीटर पर सेकंड। और चाल क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। और चाल की परिभाषा क्या है कि किसी कण के द्वारा एक अंक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है बेटा? चाल कहलाती है। तो ये चाल के बारे में क्या होगी? कुछ बेसिक बातें होगी, आगे बात करते हैं। तो जो चाल होती है, चाल के प्रकार, यानी चाल कितने प्रकार की होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है आपका वो क्या है? चाल के प्रकार। तो बेटा चाल होती है वो मुख्यतः चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहली होती है एक समान चाल। दूसरी होती है असमान चाल। तीसरी होती है बेटा औसत चाल। और नंबर जो चौथी होती है वो होती है तात्क्षणिक चाल। तो बेटा चाल मुख्यतः चार प्रकार की होती है। एक तो होती है एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल
और क्या होती है तात्क्षणिक चाल। एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक समान चाल के बारे में। तो मैंने नंबर 1 पे लिया एक समान चाल। तो एक समान चाल के बारे में बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, या कोई कण है, वो बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। क्लियर बेटा? तो कोई भी कण है वो बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और मैंने मान लिया कि वो टी समय में, स्मॉल टी समय में वो कितनी दूरी तय करता है, डी। क्लियर? और वो बिंदु बी पर आ जाता है। क्लियर? इसके बाद अगले टी समय में, समय वही है, अगले टी समय में दोबारा से वो डी दूरी तय करता है और बिंदु सी पर आ जाता है। फिर दोबारा से वो अगले टी समय में दोबारा से वो डी दूरी तय करता है और बिंदु डी पर आ जाता है। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो कि जो वस्तु है या कण है उसने समान समय अंतराल में समान दूरी तय की है। समान समय अंतराल है, उसमें दूरी भी कितनी है, समान है। यानी किसी कण के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी क्या हो बेटा, एक समान हो या फिर समान हो, तो क्या कहलाती है, वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। दोबारा से सुन लीजिए, यदि किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी क्या हो, समान हो, तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। क्योंकि इसमें यदि मैं चाल निकालूंगा तो b इक्वल टू इसमें हो जाएगा बेटा डी बाई टी, इसमें भी क्या होगा b इक्वल टू डी बाई टी, इसमें भी क्या होगा b इक्वल टू डी बाई टी। तो आप क्या देख रहे हो कि तीनों अंतरालों में जो चाल है उसका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वस्तु की चाल है वो क्या है बेटा, एक समान चाल है। इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां क्या है, समान है। तो इस प्रकार की चाल क्या कहलाएगी, एक समान चाल। क्लियर बेटा? अच्छा, दूसरी होती है असमान चाल। अब असमान चाल को समझिए। तो असमान चाल क्या होती है, नंबर 2, असमान चाल। तो असमान चाल क्या होती है बेटा, कि मान लीजिए कोई वस्तु है वो बिंदु ए से चलना आरंभ करती है और वो स्मॉल टी समय में d1 दूरी तय करती है सपोज, और बिंदु बी पर आ जाती है। क्लियर? फिर दोबारा से वो स्मॉल टी समय में d2 दूरी तय करती है और बिंदु सी पर आ जाती है। अगेन स्मॉल टी समय में d3 दूरी तय करती है और बिंदु डी पर आ जाती है। तो आप क्या देख रहे हो कि समय अंतराल तो क्या है, समान है, लेकिन तय की गई दूरी, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरियां क्या है, अलग अलग है। एक बार d1 है, फिर d2 है, फिर d3 है। समान नहीं है, ये क्या है, असमान। यदि समान होती तो मैं सभी को d से लिखता। तो d1, d2, d3 क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो दूरियां हैं वस्तु के द्वारा वो क्या है, असमान है, लेकिन समय अंतराल क्या है, समान है। तो डेफिनेशन क्या बनी कि वस्तु के द्वारा, यदि किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में, यदि किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो, तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। जैसे हम इसमें यदि मैं चाल का मान निकालूं तो b1 आएगा, और b1 इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा बेटा, दूरी बटे समय, यानी d1 अपॉन टी। इसमें मैं निकालू चाल तो b2 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, d2 अपॉन में टी, और इसमें क्या आएगा b3 इक्वल टू d3 अपॉन में टी। तो आप क्या देख रहे हो कि b1 नॉट इक्वल टू है b2 के, इज नॉट इक्वल टू है b3 के, यानी तीनों क्या है, असमान है। तो ये वस्तु की जो चाल है वो क्या कहलाएगी, असमान चाल। क्लियर बेटा? तो यानी किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां अलग अलग हो अथवा भिन्न भिन्न हो, तो वस्तु की चाल क्या कहलाएगी बेटा, असमान चाल कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका तीसरा प्रकार है
तो थर्ड टाइप क्या है आपके पास में, औसत चाल। औसत चाल, इसको बेटा ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, इसी पर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। क्लियर। तो औसत चाल क्या होती है? औसत चाल, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर कंसेप्ट बताता हूं। तो औसत चाल क्या होती है? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लिया गया कुल समय का अनुपात क्या कहलाएगा बेटा? औसत चाल। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं उसमें लिए गए समय यानी कुल समय का अनुपात क्या कहलाएगा बेटा? औसत चाल। यानी औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल इक्वल टू होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। ध्यान रखना, औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु के द्वारा T1 कोमा T2 कोमा T3 डॉट 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 Tn समय में तय दूरी क्रम से D1 D2 D3 और Dn हो तो वस्तु की औसत चाल। क्लियर बेटा? जैसा आपको दे रखा है बेटा, कोई भी एक वस्तु बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, अब वो T1 समय में D1 दूरी और बिंदु बी पर आ जाती है। फिर अगले T2 समय में D2 दूरी और बिंदु सी पर आ जाती है। फिर नेक्स्ट T3 समय में D3 और डी पर आ जाती है, और ऐसे ऐसे वो नेक्स्ट Tn समय में Dn दूरी तय करती है। क्लियर? तो मैं कहूंगा औसत चाल यानी बी एवरेज, औसत चाल बी एवरेज। तो बेटा सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहां पे क्या जाएगी? दी गई दूरी क्या है? D1 है, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 प्लस Dn अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 कहेगा Tn। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद भी रखना बेटा। यदि किसी वस्तु के द्वारा T1 T2 T3 और Tn समय में तय की गई दूरियां D1 D2 D3 और Dn हो तो वस्तु की औसत चाल बी एवरेज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस Dn अपॉन में कुल समय का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। क्लियर बेटा? आगे बात समझ में? तो ये होता है औसत चाल का सूत्र। आगे बात करते हैं औसत चाल में। तो बेटा जो औसत चाल होती है वो दो प्रकार की होती है। ध्यान रखना, जो औसत चाल होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नंबर एक पे क्या होती है? दूरी औसत चाल, दूरी औसत चाल। और नंबर दूसरी होती है समय औसत चाल। तो दो प्रकार की होती है बेटा।
ध्यान रखना, औसत चाल दो प्रकार की होती है, तो दूरी औसत चाल, एक समय औसत चाल। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको दूरी औसत चाल के बारे में। तो दूरी औसत चाल क्या होती है? माना किसी वस्तु के द्वारा D1, D2, D3 और Dn दूरी को क्रम से B1, B2, B3 और Bn चाल से तय की जाती है, तो वस्तु की औसत चाल। ध्यान रखना बेटा, दूरी औसत चाल में आपको समय नहीं दिया गया होगा। दूरी औसत चाल का मतलब क्या होता है? इसमें आपको दूरी दी गई होगी और वस्तु का वेग दिया गया होगा और आपको समय नहीं दिया गया होगा। जब भी आपको समय नहीं दे और आपसे क्या पूछे औसत चाल, तो ध्यान रखना उस स्थिति में कौन सा सूत्र लगेगा? दूरी औसत चाल का। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, वो बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, क्लियर, और वो क्या करती है कि D1 दूरी को, इसे D1 दूरी को B1 वेग से तय करती है, सॉरी B1 चाल से तय करती है और बिंदु B पर आ जाती है। फिर अगली D2 दूरी को B2 चाल से तय करती है और बिंदु C पर आ जाती है। और इसी प्रकार से वो D3 दूरी को B3 चाल से तय करती है और बिंदु D पर आ जाती है। और ऐसे करते करते वो Dn दूरी को Bn वेग से तय करती है, Bn चाल से तय करती है। तो औसत आपको क्या निकालना है इसमें? चाल। तो देखो बेटा, समय नहीं दिया गया है, तो समय नहीं दिया गया तो मुझे समय निकालना होगा। तो T1 यहाँ से, चूंकि B1 इक्वल टू, मैंने मान लिया कि इसमें लिया गया समय कितना है? T1 है। इसमें लिया गया समय कितना है? T2 है। इसमें लिया गया समय कितना है? T3 है। और इसमें लिया गया समय कितना है? Tn है। मैंने मान लिया, क्लियर। तो बेटा चूंकि B1 इक्वल टू, यानी चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी क्या होगा? D1 अपॉन में B1, सॉरी D1 अपॉन में T1। इसी प्रकार इसमें चाल B2 इक्वल टू क्या होगा? D2 अपॉन में T2। और इसी प्रकार इसमें B3 इक्वल टू आपके पास में क्या होगा बेटा? D3 अपॉन में T3, क्लियर। और इसमें Bn इक्वल टू आपके पास क्या होगा? Dn अपॉन में Tn। अब चूंकि समय मेरे द्वारा मानी गई राशि है, तो ये निकालना होगा। तो T1 इक्वल टू, तो यहाँ से T1 इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा? D1 अपॉन में B1। इसी प्रकार यहाँ से T2 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में? D2 अपॉन में B2। और यहाँ से T3 इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा? D3 अपॉन में B3। और यहाँ से Tn इक्वल टू क्या आएगा? Dn अपॉन में Bn। आपको क्या निकालना है? औसत चाल। तो चूंकि अपन जानते हैं कि औसत चाल, चूंकि B एवरेज, तो B एवरेज इक्वल टू औसत चाल का सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? D1, D2, D3 प्लस डॉट 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 प्लस में क्या होता है? Dn अपॉन में कुल समय। तो कुल समय आपके पास में क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस में क्या होगा? Tn, क्लियर। अब देखो T1, T2, T3 मेरे द्वारा मानी गई राशि है, अतः मुझे इनको रिमूव करना होगा। तो मैं इनको रिमूव कैसे करूंगा? क्योंकि मैंने T1, T2, T3 और Tn के मान पहले ही निकाल चुका हूं। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
बी एवरेज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 प्लस में DN, तो क्या चलेगा आपके पास में एज इट इज अपॉन में। अब देखो T1 का मान मैं पहले निकाल चुका हूं, क्योंकि समय नहीं दी गया है, T1 मेरे द्वारा मानी गई राशि है, तो बेटा T1 का मान मैंने निकाल लिया। क्या है? T1 इक्वल टू D1 अपॉन B1, तो D1 अपॉन B1। इसी प्रकार T2 का मान क्या है? D2 अपॉन में B2। T3 का मान क्या है? D3 अपॉन में B3 प्लस डॉट 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 क्या आएगा? DN अपॉन में BN। तो ये आपके पास में क्या गया? फॉर्मूला। ध्यान रखना, यदि आपको समय नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ क्या दे रखी है? वस्तु की चाल, और आपको क्या दी गई है? दूरी। तो बेटा उस स्थिति में यदि आपसे पूछिए औसत चाल क्या होगी, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V एवरेज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 DN अपॉन में क्या हो जाएगा? प्लस अप टू DN अपॉन BN। क्लियर है बेटा? इसी में एक और स्टेप है, यदि आपसे दूसरी कंडीशन में कह दे, ये तो पहली कंडीशन थी, अब दूसरी कंडीशन क्या है वो देखिए। बेटा दूरी औसत चाल में एक और कंडीशन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसमें क्या है कि यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि यदि कोई वस्तु बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, क्लियर, और बिंदु बी तक चलती है, बिंदु बी तक वो चलती है, और इस दौरान वो कुल टोटल डी दूरी तय करती है। फिर उसमें कहता है वो कि कुल दूरी का आधा भाग वो B1 चाल से और शेष आधा भाग B2 चाल से तय करती है। क्लियर? कोई भी वस्तु है वो कुल दूरी का आधा भाग B1 चाल से और शेष आधा भाग B2 चाल से तय करती है, तो औसत चाल क्या होगी? तो बेटा इस स्थिति में देखिए, मैंने मान लिया कि जो मध्य बिंदु पे मैंने मान लिया O, तो कुल दूरी कितनी दे रखी है आपको? D, तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी? D/2, और शेष आधी दूरी भी कितनी हो जाएगी? D/2। क्लियर? यानी D/2 दूरी को वो B1 चाल से और नेक्स्ट D/2 दूरी को B2 चाल से तय करता है। मैंने मान लिया कि जब B1 चाल से तय करता है आधी दूरी को, तो लिया गया समय क्या है? T1 है, ये मेरे द्वारा मानी गई राशि है। इसी प्रकार वो जब B2 चाल से शेष आधी दूरी को तय करता है, तो लिया गया समय क्या है? T2 है। क्लियर बेटा? तो देखो चाल यानी B1 इक्वल टू आपके पास क्या होता है? चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है बेटा? D/2, और समय कितना है? T1। क्लियर? इसी प्रकार इसमें क्या जाएगा? B2 इक्वल टू दूरी कितनी है? D/2, और समय कितना है? T2। अब चूंकि T1 और T2 मेरे द्वारा मानी गई राशियां हैं, तो मैं इनको ज्ञात करूंगा। तो T1 की वैल्यू इस समीकरण से क्या जाएगी? T1 इक्वल टू D/2B1। क्लियर? और इस वाले समीकरण से T2 की वैल्यू T2 इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा? D/2 इंटू B2। अब देखो औसत चाल का मैंने सूत्र बताया था, B एवरेज इक्वल टू होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है बेटा? D। कुल दूरी आपको क्या दे रखी है? D। तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय कितना हो जाएगा? T1 प्लस में T2, यही हो जाएगा। तो T1 और T2 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, तो इनको पुट करेंगे। देखो क्या आ जाएगा? B एवरेज इक्वल टू D अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है बेटा? D अपॉन 2B1, फिर प्लस इधर T2 की वैल्यू कितनी है? D अपॉन 2B2। क्लियर? अब आगे देखिए, B एवरेज इक्वल टू D अपॉन, अच्छा क्या चीज कॉमन आ रही है नीचे से? D/2। तो D/2 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1/B1 प्लस 1/B2। क्लियर? D से तो D कैंसिल हो गया, और 2 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो आपके पास आ गया B एवरेज इक्वल टू 2 अपॉन, अब नीचे क्या बचा आपके पास में? 1/B1 प्लस 1/B2।
अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 अपॉन, नीचे एलसीएम क्या रहा बेटा, b1 b2, तो मैंने b1 से डिवाइड किया, क्या बचा b2, प्लस b2 से डिवाइड किया, क्या बचा आपके पास में b1, और ये b1 और b2 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ऊपर। तो आपके पास b एवरेज इक्वल टू क्या आ गया, 2b1 b2, और इसको मैं इस प्रकार से ले सकता हूँ b1 प्लस b2, कोई दिक्कत थोड़ी है, चाहे आप b1 प्लस b2 लिखो या फिर b2 प्लस b1, बात एक ही है। तो बेटा ये आपके पास फॉर्मूला आ गया औसत चाल का, b एवरेज इक्वल टू 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। ये कब है फॉर्मूला, यदि आपसे क्वेश्चन में बोले कि कोई भी वस्तु अपनी यात्रा के दौरान या अपनी यात्रा में से आधी दूरी को b1 चाल से और शेष आधी दूरी को b2 चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बेटा इस स्थिति में औसत चाल b एवरेज इक्वल टू 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2 होगी। तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने बताए थे वो किस पर आधारित थे, दूरी औसत चाल पर। ऐसे ही औसत चाल में एक दूसरा प्रकार है, वो है समय औसत चाल। तो देखो समय औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल में दूसरा प्रकार आता है आपके पास में, सेकंड टाइप आती है आपके पास में समय औसत चाल। तो समय औसत चाल में क्या है कि यदि आपसे क्वेश्चन में कहता है कि कोई भी जो वस्तु है, जैसे मान लीजिए वस्तु है वो बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, अब मान लीजिए वो t1 समय में b1 वेग से b1 चाल से गति करती है और बिंदु बी पर आती है। फिर अगले t2 समय में b2 चाल से गति करती है और बिंदु सी पर आती है। फिर अगले t3 समय में b3 चाल से गति करती है और बिंदु डी पर आती है, और इस प्रकार से वो t3 समय में tn समय में bn चाल से क्या करती है, गति करती है। तो इस स्थिति में उसकी औसत चाल क्या होगी। दोबारा से सुन लीजिए एक बार पुनः, यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि कोई भी जो वस्तु है वो t1 t2 t3 और tn समय में b1 b2 b3 और bn चाल से क्या करती है, गति करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो बेटा इस स्थिति में देखो औसत चाल किस प्रकार से निकालेंगे, आपको समय दिया गया होगा और चाल दी गई होगी, लेकिन आपके पास क्या नहीं होगी बेटा, दूरी। जब आपके पास दूरी ना हो और समय और चाल हो, तो बेटा औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया है, समय दिया गया है और आपको क्या दिया है, चाल दी गई है। तो मैंने मान लिया कि t1 समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, d1 मैंने मान लिया। इसी प्रकार t2 समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, d2, ये भी मैंने माना है। और इसी प्रकार t3 समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी d3, और tn समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, dn। क्लियर। अब चूंकि बेटा दूरी बराबर क्या होता है, चूंकि मैंने बताया था चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय। क्लियर। तो बेटा यहाँ से d1, क्योंकि मेरे द्वारा मानी गई राशि क्या है, d1 है, तो d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो चाल क्या उसकी b1 है और समय क्या है, t1, तो d1 इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, b1 इंटू t1। इसी प्रकार इस समय अंतराल में d2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, b2 इंटू t2 आ जाएगा, और इस वाले समय अंतराल में d3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, b3 इंटू t3, और लास्ट वाले समय अंतराल में dn इक्वल टू का आपके पास क्या आ जाएगा, bn और tn। अब चूंकि औसत चाल का सूत्र क्या होता है, b एवरेज इक्वल टू कुल दूरी अपॉन में कुल समय। तो मेरे द्वारा मानी गई दूरी क्या है, d1 d2 d3 और अप टू dn, और समय क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3 और tn। अब चूंकि बेटा d1 d2 d3 और dn मेरे द्वारा मानी गई राशि है, तो बेटा d1 का वैल्यू क्या है, b1 t1, d2 का क्या है, b2 t2, d3 का क्या है, b3 t3, और इसी प्रकार
डी एन का क्या है, बी एन टी एन अपॉन में टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस में क्या जाएगा, टी एन। तो आपके पास बी एवरेज, आपके पास क्या गया फॉर्मूला, बी वन टी वन प्लस बी टू टी टू प्लस बी थ्री टी थ्री प्लस बी एन टी एन अपॉन में टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन। तो ध्यान रखना, यदि आपको समय और चाल दी गई है और आपको दूरी नहीं दी गई है तो उस स्थिति में औसत चाल निकालने का सूत्र क्या होता है, बी वन टी वन प्लस बी टू टी टू प्लस बी थ्री टी थ्री प्लस बी एन टी एन अपॉन में टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन। क्लियर बेटा। इसमें एक और कंडीशन है छोटी सी, वो देख लीजिए। वो क्या कंडीशन है कि यदि आपसे ऐसे बोलता है कि कोई भी वस्तु अपनी यात्रा के दौरान, कोई भी वस्तु अपनी यात्रा, हाँ बेटा, यदि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि कोई भी वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय में b1 चाल से और शेष आधे समय में b2 चाल से चलती है, कोई भी वस्तु अपनी यात्रा के दौरान आधे समय में b1 चाल से और शेष आधे समय में b2 चाल से चलती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बेटा इस स्थिति में देखना औसत चाल क्या होगी, बी एवरेज इक्वल टू b1 प्लस b2 अपॉन 2। क्लियर बेटा। तो इस स्थिति में वस्तु की जो औसत चाल होगी वो क्या होगी, b1 प्लस b2 अपॉन में 2। तो बेटा आज मैंने आपको बताया कि एक समान चाल क्या होती है, असमान चाल क्या होती है और औसत चाल क्या होती है। तात्क्षणिक चाल के बारे में कल बताएंगे। थैंक यू।